देखिए हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग जनरली वो बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बोट फॉर्म हुआ, जैसे चेयर फॉर्म हुआ। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसका बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा दिखता है। तो साइक्लोहेक्सेन का अगर ड्रॉ कर लें तो साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब इसका हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं। जैसे इस कार्बन को नंबर डाल दिए 1, इस कार्बन को नंबर डाल दिए 2, 1 से पीछा कार्बन इसको नंबर डाल दिए 1-, 2 से पीछे वाले कार्बन को नंबर डाल दिए 2-, और 1 और 2 से जो कार्बन जुड़ा है इसको नंबर डाल दिए अल्फ़ा, और 1- और 2- से जो पीछे में जुड़ा है उसको नाम डाल दिए हैं बीटा। तो इस तरह से हमने 6 कार्बन को नंबरिंग डाल दिया। अब हम लोग 1 कार्बन, अब देखिए हम लोग ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोर्ड के ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है। लेकिन जब हम लोग नीचे से देखेंगे तो नीचे से देखते हुए जब हम लोग नीचे से देखेंगे तब हमको ऐसा लगेगा कि अल्फ़ा वाला जो कार्बन है वो आगे निकला हुआ है और बीटा वाला कार्बन पीछे निकला हुआ है। जब पीछे से देखेंगे तब दिखेगा अल्फ़ा वाला कार्बन आगे निकला हुआ है और पीछे वाला कार्बन पीछे ढुक गया है। और 1 और 2 बोर्ड के प्लेन में ही दिखेगा और 1-, 2-, 1, 2 के पीछे में दिखेगा जब हम लोग नीचे से देखेंगे। तो नीचे से देखेंगे तो 1 और 2 1-, 2- के आगे रहेगा, 1-, 2-, 1 और 2 के पीछे रहेगा। तो 1 को हम लोग डॉट से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डॉट माने वो होता है जो आगे रहता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन कोई भी बेसिक न्यूमैन प्रोजेक्शन हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन मान लीजिए हम लोग इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन इस कार्बन को नंबर डाल दिए 1, इस कार्बन को नंबर डाल दिए 2। फर्स्ट कार्बन को हम लोग फ्रंट कार्बन मानेंगे, फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से डिनोट करते थे, तो इस तरह डॉट कर देते थे। सेकंड कार्बन को बैक कार्बन और बैक कार्बन को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। अब फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, सेकंड कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो इस तरह से हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन इथेन का। अब यही न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे। साइक्लोहेक्सेन में है कि यहाँ पे हम लोग का 1 वाला पॉइंट 1 था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको 2 नहीं करके इसको 1- कर लेते हैं और इसको 2- कर लेंगे और इस 1- को 2- कर लेते हैं। तो बस हमने नंबरिंग में थोड़ा चेंज किया है। 1 को पीछा में 2-, 1 के पीछा में 2 और 1- के पीछे में 2-। तो यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल को जब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो यहाँ पे हमको एक नंबर 1 मिला, जो नंबर 1 मिला उसको आगे रखें। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में देखिए हमको 2 1 मिल रहा है, एक 1 और दूसरा 1-। तो एक 1 तो उसको 1 को एक पॉइंट से कर दिए, दूसरा 1- तो 1- को भी हम लोग इस तरह से पॉइंट से कर दिए। 1 और 1- को पॉइंट से क्यों किए, क्योंकि 1 और 1- आगे रहेगा। क्यों आगे रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 आगे था जब हम लोग इधर से देख रहे थे, लेकिन जब हम लोग इधर से देखेंगे तो 1 1-, 2 2- के आगे रहेगा, 2 2- पीछे रहेगा, सबसे पीछे रहेगा बीटा, सबसे आगे रहेगा अल्फा। जब हम लोग नीचे से देख रहे हैं, जब देखने का रेफरेंस नीचे है तब 1 1- आगे रहेगा। चूंकि 1 1- आगे है तो इसको डॉट से डिनोट कर दिए। अब 1 के पीछे कौन सा है, 1 के पीछे है 2, जो भी रहता है पीछे उसको हम लोग सर्कल से ड्रॉ करते हैं। तो 2 को हमको सर्कल से ड्रॉ कर देना है, तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिए, ये हो गया 2। तो ये बड़ा सा सर्कल है 2। 1- के पीछे है 2-, तो 2- जो पीछे है उसको सर्कल से ड्रॉ करना है, तो 2- को हम लोगों ने सर्कल से ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से देखिए इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाते समय हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर एक मिला था, लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन का बना रहे हैं तो ऐसा हमको 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब 2 स्ट्रक्चर को जोड़ना है। हम लोग क्या किए हैं, 1 आगे है तो उसको डॉट दे दिए हैं, 1- आगे है डॉट दे दिए हैं, 1 के पीछे 2 तो 2 को सर्कल कर दिए हैं, 1- के पीछे 2- तो 2- को सर्कल कर दिए हैं। अब 1 और 1- को कौन जोड़ रहा है, 1 और 1- को जोड़ रहा है अल्फा, तो 1 और 1- को जोड़ देते हैं अल्फा से। इस तरह से कर दिए हैं और इस तरह से कर दिए हैं और इस बॉन्ड को बोल रहे हैं अल्फा। तो अल्फा देखिए किससे जुड़ गया है, अल्फा जुड़ा है 1 और 1- से। इस मॉलिक्यूल में भी अल्फा जुड़ा था 1 1- से, तो यहाँ भी हम लोग को अल्फा को जोड़ना पड़ेगा 1 और 1- से। और 2 बॉन्ड को इस तरह से क्यों बनाए हैं, क्योंकि सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 होने के कारण से बॉन्ड को इस तरह से बनाया गया है। तो अल्फा यहाँ पे रहा, अल्फा किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, अल्फा जुड़ा होना चाहिए 1 और 1- के साथ, तो अल्फा को जोड़ दिए हैं 1 और 1- के साथ।
अब 1 पे और क्या क्या है, 1 तो 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है 2 के साथ जो कि बड़ा सा सर्कल है 2, बड़ा सा सर्कल है 2, यहाँ पे बड़ा सा सर्कल है 2 डैश, तो 1 2 के साथ तो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और अल्फा के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए 1 अल्फा के साथ बॉन्ड बनाया, 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है और क्या क्या है 1 के पास और 2 हाइड्रोजन भी है। माने 1 के पास हमको 2 हाइड्रोजन को भी रखना है, तो 2 हाइड्रोजन को कैसे रखेंगे, एक हाइड्रोजन को इधर रख देंगे, दूसरा हाइड्रोजन को इधर रख देंगे, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए। जैसे यहाँ पे किए थे वही काम यहाँ पे करना है, बस इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे एक कार्बन को लेके किए थे हम लोग, एक सिस्टम को लेके किए थे, यहाँ पे 2 सिस्टम को जोड़ रहे हैं। तो इस कार्बन 1 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दिए। अब 1 डैश कार्बन पे आइए, 1 डैश कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को भी इस तरह से जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ना है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा। तो 1 डैश पे 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये। अब 2 और 2 डैश से जुड़ा है बीटा, तो 2 और 2 डैश से जोड़ना है बीटा। जैसे 1 1 डैश से जुड़ा था अल्फा, तो अल्फा को 1 1 डैश से जोड़ दिए। अब चूंकि बीटा 2 और 2 डैश से जुड़ा है तो 2 और 2 डैश से जोड़ देना है बीटा को। जैसे अल्फा 1 1 डैश से जुड़ा था वैसे ही बीटा 2 2 डैश से जोड़ा है, तो 2 और 2 डैश को जोड़ देना है बीटा के साथ। तो उसको जोड़ेंगे इस तरह से, एक बॉन्ड को ऐसा बीटा बना लेंगे, दूसरे बॉन्ड को इस तरह से बीटा बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा बीटा। बीटा ये पोजीशन, तो बीटा देखिए 2 से जुड़ा है, 2 डैश से जुड़ा है, 2 ये बड़ा वाला सर्कल, 2 डैश ये बड़ा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल से ये बीटा है, एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, तो बीटा जुड़ गया है 2 और 2 डैश से। अब 2 के पास आ जाएंगे तो 2 के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 के साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो ये बड़ा वाला सर्कल है 2, बड़ा वाला सर्कल के पास 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ देंगे, दूसरा हाइड्रोजन को इधर जोड़ देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 2 के साथ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 2 के साथ जुड़ा। 2 डैश के पास भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 डैश के पास भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, दूसरा हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का। और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होता है क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का एंगल को हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, और डाइहेड्रल एंगल जब 60 डिग्री तब रिपल्सन कम। अगर यहाँ पे मान लीजिए डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता, माने ये जो एंगल है ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल जिसको हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोल रहे हैं, वही डाइहेड्रल एंगल अगर इस तरह से, जैसे हम लोग 2 मार्कर को ऐसे देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, लेकिन डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, अगर 0 डिग्री हो जाता तब बीटा और एच एक जगह पे आ जाता है, क्योंकि डाइहेड्रल 60 डिग्री से 0 डिग्री हो गया है। तो 60 डिग्री से 0 डिग्री होते ही रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ जाएगा क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप पास पास आ गए हैं। अभी जब 0 डिग्री होते ही दोनों ग्रुप पास आ जाएगा, दोनों ग्रुप पास आ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ते ही स्टेबिलिटी घट जाएगा। लेकिन जब 60 डिग्री था तब रिपल्सन कम था, रिपल्सन कम, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉइंट हम लोग और ध्यान में रखेंगे कि ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन जो वर्टिकल लाइन में लाई कर रहा है, देखिए वर्टिकल वाई एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस में, तो जो चारों हाइड्रोजन वर्टिकल एक्सिस में लाई करता है उसको हम लोग एक्सियल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो चारों हाइड्रोजन को बोलेंगे कि चारों हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन में है, ये भी एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन का सीधा मतलब होता है वो पोजीशन जो पोजीशन एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ भी अगर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ भी वाई एक्सिस पे, यहाँ भी वाई एक्सिस पे, माने चारों केस में हाइड्रोजन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन एक्सिस पे लाई करेगा उस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, जो सब हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर है वो सब हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन। बाकी जो हाइड्रोजन जो वर्टिकल लाइन में नहीं है, बाकी हाइड्रोजन को हम लोग बोल देंगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो रेस्ट हाइड्रोजन को बोल देना है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वर्टिकल एक्सिस पे उसे एक्सियल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन वर्टिकल एक्सिस को छोड़ के जो बाकी हाइड्रोजन है उस सबको बोल देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखिए कोई भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो या कोई ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल पोजीशन होता है और एक्सियल पोजीशन लेस स्टेबल पोजीशन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई कर रहा है तो ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। अब खुद ध्यान से देखिए
ये एक्सियल पोजीशन बीटा के बहुत पास में है, लेकिन ये इक्वेटोरियल पोजीशन अल्फा से बहुत दूर में है। ध्यान दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन, हम लोग इस हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं कर रहे, हम लोग कंसीडर इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से कर रहे हैं। हम लोग को ये देखना है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में कौन सा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग एक्सियल पोजीशन को पकड़ लिए। ये एक एक्सियल पोजीशन है, तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन। क्यों एक्सियल पोजीशन? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में ये हाइड्रोजन लाई कर रहा है, तो जो भी हाइड्रोजन वर्टिकल एक्सिस में लाई करेगा वो एक्सियल पोजीशन। तो ये हमारा एक्सियल पोजीशन, ये वर्टिकल एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन। अब खुद समझिए, ये हाइड्रोजन को अल्फा ग्रुप से ज़्यादा दूरी पर है या फिर ये हाइड्रोजन अल्फा ग्रुप से ज़्यादा दूरी पर है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये हाइड्रोजन इस ग्रुप से ज़्यादा दूरी पर है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप से ज़्यादा दूरी पर रहेगा वहाँ पे रिपल्सन कम, क्योंकि रिपल्सन डिस्टेंस के बढ़ते ही रिपल्सन घटता है। ये हाइड्रोजन चूंकि इस ग्रुप के पास में है, तो पास में होने के कारण से इस हाइड्रोजन का इस अल्फा ग्रुप के रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये पोजीशन स्टेबिलिटी घट जाएगा। और चूंकि ये पोजीशन दूर में है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन दूर में है, दूर में होने के कारण से रिपल्सन घट जाएगा, और जैसे ही रिपल्सन घटेगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से ये मालूम पड़ा कि एक्सियल पोजीशन चूंकि पास में होता है वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा है तो एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन चूंकि दूर में है तो वहाँ पे रिपल्सन कम है, और रिपल्सन कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक्सियल पोजीशन हमारा अनस्टेबल पोजीशन होता है, ये भी हमको याद करके रख लेना है। एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन होता है। तो ये हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन में स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा तब हमको बस देखना है अगर कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन में है तो वो ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन पर हो गया, लेकिन वहीं पे कोई ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में आता है तो वो ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कुछ कंपाउंड्स है, उन कंपाउंड्स का हमको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ये सब हम लोग साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, और न्यूमैन प्रोजेक्शन को लेके हमको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो जब भी साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो एक ही रूल हमको याद रखना है, अगर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो ग्रुप स्टेबल पोजीशन हो गया, लेकिन वहीं पे ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो वो ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन हो जाएगा। तो बस यही पॉइंट को याद करके हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ये सब न्यूमैन प्रोजेक्शन में। देखिए, ये पहला कंपाउंड ए, पहला दूसरा कंपाउंड बी, दोनों साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं। इस कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन ये एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसको सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया गया है। तो जब कोई ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप रखा जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ भी एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप को हटाया गया है। अब ये दोनों फॉर्म में हमको चेक करना है कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन है, बस एक जगह पे मिथाइल है,
मिथाइल कौन से पोजीशन पे है, मिथाइल हमको दिख रहा है मिथाइल वर्टिकल एक्सिस पर है। अब अगर मिथाइल वर्टिकल एक्सिस पे हो गया तो वो हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन। अगर मिथाइल वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, देखिए यहाँ पे मिथाइल वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, मिथाइल ये एक्सिस पर है, तो ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस नहीं हुआ हमारा, ये एक्सिस और ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस हुआ, ये वर्टिकल एक्सिस नहीं है, ये वर्टिकल एक्सिस नहीं है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये वाला वर्टिकल एक्सिस पे था तो ये हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन। कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है, वही कोई ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यही रूल को फॉलो करना है, अगर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहने के कारण से ग्रुप दूर चला जाता है, इस पोजीशन से दूर चला गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि रिपल्सन कम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड माने दो हाइड्रोजन को हटा के दो ग्रुप को जोड़ा जा रहा है। कौन सा दो ग्रुप, एक ग्रुप मिथाइल दूसरा ग्रुप मिथाइल, तो दो ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन किया गया है, दो हाइड्रोजन को, यहाँ भी हाइड्रोजन था यहाँ भी हाइड्रोजन था। अब जब हम लोग एक्चुअल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मिथाइल एक्चुअल साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए थे तब सब जगह पे हाइड्रोजन था, कहीं पे मिथाइल नहीं था। अब दो जगह से हाइड्रोजन को हटा के दो जगह पे मिथाइल को रखा गया है, यहाँ भी दो जगह से हाइड्रोजन को हटा के दो जगह पे मिथाइल को रखा गया है, तो दो जगह को हाइड्रोजन को हटा के दो जगह पे रखा गया है, माने वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या करेंगे, सब में रूल एक ही है, या वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो डाई सब्स्टिट्यूटेड, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब बस इसी से है कि अगर हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और लेकिन एक्सियल पोजीशन पे होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मिथाइल एक्सिस पे नहीं है तो यहाँ पे मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यहाँ पे मिथाइल भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है, यहाँ पर भी मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है। यहाँ पे मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर क्यों है, यहाँ पे मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों है, देखिए यहाँ पे मिथाइल एक्सियल नहीं बल्कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये देख के हमको समझ में आना चाहिए कि कोई मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। जैसे इस पोजीशन पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिथाइल इक्वेटोरियल पे है या फिर एक्सियल पे है, तो यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये वर्टिकल वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्या इस मिथाइल से जुड़ा हुआ बॉन्ड को देखिए, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से जुड़ा है, ये बॉन्ड है इस तरह से जुड़ा है, क्या ये बॉन्ड एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये है वाई एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये बॉन्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है। तो अगर बॉन्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है माने वो एक्सिस पे नहीं है और एक्सिस पे नहीं है तो इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहीं पे जैसे एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए तो ये हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और बॉन्ड को देखेंगे, ग्रुप को नहीं देखना है, बॉन्ड को देखिए, ग्रुप से जुड़ा हुआ बॉन्ड को देखिए। अब ये ग्रुप से जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड, ये है बॉन्ड, ये ग्रुप, ये बॉन्ड है जो इस ग्रुप से जुड़ा है। अब ये बॉन्ड हमको दिख रहा है, ये बॉन्ड वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, माने बॉन्ड एक्सिस पर है, बॉन्ड एक्सिस पर है माने ये एक्सियल पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है इक्वेटोरियल है एक्सियल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। अब ये ग्रुप किस बॉन्ड से जुड़ा है, ये ग्रुप इस बॉन्ड से जुड़ा है, क्या ये बॉन्ड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बॉन्ड एक्सिस पे लाई ही नहीं कर रहा है क्योंकि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में है माने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में है माने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर नहीं होगा माने ये एक्सियल नहीं है। अगर एक्सिस पे होगा तभी एक्सियल, एक्सिस पे नहीं होगा तो इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल। तो इस कंपाउंड में हमको दो मिथाइल दिखा, दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो दोनों मिथाइल स्टेबल पोजीशन पे क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होता है। यहाँ पे एक मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे, एक मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जो मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो तो स्टेबल, लेकिन जो मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे वो अनस्टेबल। तो एक स्टेबल एक अनस्टेबल, यहाँ पे दोनों स्टेबल, तो दोनों स्टेबल तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे एक स्टेबल एक अनस्टेबल, तो यहाँ पे अनस्टेबल एक ग्रुप है लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप अनस्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक ग्रुप अनस्टेबल होने के कारण से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमको दो मिथाइल दिखा, एक मिथाइल ये दूसरा मिथाइल ये, दोनों मिथाइल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है माने दोनों एक्सियल, तो दोनों एक्सियल दोनों अनस्टेबल, क्योंकि एक्सियल होता है अनस्टेबल, एक्सियल अनस्टेबल और इक्वेटोरियल स्टेबल। यहाँ पे एक मिथाइल इक्वेटोरियल, दूसरा मिथाइल भी इक्वेटोरियल, तो ये मिथाइल भी इक्वेटोरियल, यह मिथाइल भी इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल कैसे पता लगा, एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे बॉन्ड नहीं एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे, एक्सिस को ड्रॉ किए, बॉन्ड नहीं एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं है माने बॉन्ड इक्वेटोरियल है, दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल, दोनों स्टेबल पोजीशन, दोनों बॉन्ड एक्सियल, दोनों अनस्टेबल पोजीशन, ये दोनों स्टेबल ये दोनों अनस्टेबल, तो ज्यादा स्टेबिलिटी इस ग्रुप का हो जाएगा इस ग्रुप से। तो इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं।
देखिए, हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन से स्टार्ट किए थे और साइक्लोहेक्सेन का हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन तो इस तरह एक फॉर्म हुआ जिस फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन का रिप्रेजेंटेशन सबसे जनरली स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है उसका हाफ चेयर फॉर्म, उसका चेयर फॉर्म यूज़ किया जाता है। और उसका चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो चेयर फॉर्म बनाना है वो हमको याद ही कर लेना है कैसे बनाना है। तो एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, दूसरा स्लैंटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ दीजिए और यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये मॉलिक्यूल यही मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे, यहाँ पे एटम काउंट कीजिए। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन का रिंग, ये भी 6 कार्बन का रिंग। तो मैंने दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल ही है। यही साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है और इसी को हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं। ये चेयर फॉर्म कैसे है, ये चेयर फॉर्म ऐसे है कि एक फॉर्म इस तरह से, दूसरा इस तरह से और तीसरा इस तरह से। तो देखिए यही वाला फॉर्म ये है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, 6 कार्बन का रिंग, ये भी 6 कार्बन का रिंग। तो ये इसी फॉर्म को थोड़ा हम लोग रोटेट कर दिए हैं। तो रोटेट करते हुए हमको ये दिखा, ये हमको चेयर जैसे दिख रहा है। यहाँ पे बैठ जाएंगे और यहाँ पे पैर रखेंगे तो ये चेयर बन गया। तो इसलिए इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड, इससे पहले जो हम लोग जो न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ किए थे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म हमको याद कर लेना है कि जब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका चेयर फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। अब जो हम लोग चेयर फॉर्म ड्रॉ किए हैं, अब जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन को डिनोट किए थे, यहाँ पर भी हमको इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन को डिनोट करना है। अब हम लोग एक्सियल पोजीशन कैसे लिखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम को ध्यान दीजिए। तो ये कार्बन एटम देखिए, इसको हम लोग एक एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्सिस से डिवाइड कर दिए हैं इसको, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसके ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिए, ये वाला ग्रुप एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये वाला ग्रुप। अब जब ध्यान से जब इसको देखेंगे 3 डायमेंशनली, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एक्सिस से नहीं समझ पाएंगे, इसको 3 डायमेंशनल एक्सिस से जब देखेंगे तब हमको दिखेगा कि ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है, ये वाला ग्रुप भी ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है और ये वाला ग्रुप भी ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है। माने ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, इन तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ फेस किए हुए हैं। लेकिन ये फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप, ये ग्रुप नीचे की तरफ बेंड हुआ है। खुद से ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है। जब 2 लाइन नीचे की तरफ स्लोप होगा तो वो ग्रुप नीचे की तरफ है। इस ग्रुप को भी ध्यान दीजिए, इधर से लाइन नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, इधर से भी लाइन नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है। दोनों डायरेक्शन से लाइन नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है तो ग्रुप नीचे की तरफ है। ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ है, कैसे, ये भी लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ। लेकिन ये ग्रुप को ऊपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ, 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 ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। तो ये तीनों पोजीशन ऊपर, ये तीनों पोजीशन नीचे। तो ऊपर नीचे पोजीशन हमको पता लगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये तीनों पोजीशन ऊपर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नीचे। अब हम लोग डिनोट करेंगे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन माने एक्सिस की तरफ। एक्सिस कैसा होता है, वर्टिकल लाइन में होता है। तब एक्सियल ग्रुप को ड्रॉ करेंगे तो उसको वर्टिकली ड्रॉ करना है। अब हमको पता है ये ग्रुप और ये ग्रुप ऊपर की तरफ है। माने यहाँ पे अगर एक्सियल को ड्रॉ करेंगे, माने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सियल ड्रॉ करेंगे, पहले एक्सियल ड्रॉ कर लेंगे फिर इक्वेटोरियल ड्रॉ करेंगे। जब एक्सियल ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। चूंकि ये तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है तो वर्टिकल लाइन भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ डाल दिए, यहाँ से वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ डाल दिए, यहाँ से वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ डाल दिए। क्यों ऊपर की तरफ डाले हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ है। चूंकि तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ, यहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ होगा तो ये तीनों, इस तीनों पोजीशन का एक्सियल पोजीशन हो गया। अब यहाँ भी एक्सियल पोजीशन ड्रॉ करना पड़ेगा। हम सब पोजीशन पे एक्सियल ड्रॉ करेंगे, सब पोजीशन पे इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। पहले एक्सियल ड्रॉ कर रहे हैं। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे एक्सियल कैसे ड्रॉ होगा, हमको पता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन नीचे की तरफ बेंड किया हुआ है। अब अगर कोई ग्रुप नीचे की तरफ बेंड किया हुआ होगा तो उसके साथ जब कोई ग्रुप जुड़ा होगा वो भी ग्रुप नीचे की तरफ ही जाएगा। इसका माने ये है कि अगर ये ग्रुप नीचे की तरफ बेंड हुआ है तो यहाँ से जो ग्रुप जुड़ेगा एक्सियल, वो नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ में हमको डिफरेंस ये मिला कि चूंकि ये तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ था, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप ऊपर की तरफ था, तो इसका एक्सियल पोजीशन ऊपर की तरफ गया, इसका भी एक्सियल पोजीशन ऊपर की तरफ गया, इसका भी एक्सियल ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था। ये तीनों चूंकि नीचे की तरफ है तो इसका नीचे गया, इसका भी नीचे गया, इसका भी नीचे गया। और ये सब
बॉन्ड को ध्यान दीजिए तो सबका सब बॉन्ड वर्टिकल लाइन में लाई कर रहा है। वर्टिकल लाइन में लाई कर रहा है माने एक एक्सिस में लाई कर रहा है। माने सबको ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो ये वाई एक्सिस में लाई करेगा, सबका सब वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, सबका सब वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, माने एक एक्सिस में लाई कर रहा है। चूंकि सब बॉन्ड एक्सिस में लाई कर रहा है तो सब हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड। तो ये हमने इस साइक्लोहेक्सेन का सब एक्सियल बॉन्ड को ड्रॉ कर लिया है। अब मान लीजिए हमको इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, दो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इसको इस तरह करके इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब हमको ये पहला पोजीशन, ये सब पोजीशन पे अब हमको इक्वेटोरियल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। अब इक्वेटोरियल जैसे एक्सियल बॉन्ड ड्रॉ करने में इजी था, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ऊपर वाला ग्रुप है तो वर्टिकल को ऊपर की तरफ ले जाइए, नीचे वाला ग्रुप है तो वर्टिकल को नीचे की तरफ ले जाइए, तो एक्सियल बॉन्ड ड्रॉ करना ईजी होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड में एक रूल होता है जो हमको याद करना पड़ेगा, जो ध्यान दीजिए। हमको मान लीजिए इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो इस पोजीशन से दूसरा पोजीशन को देखिए, दूसरा पोजीशन कैसा है, तो इससे जस्ट दूसरा पोजीशन को देखना है। तो इससे दूसरा पोजीशन है ये पोजीशन, इससे जस्ट देखिए, अगर इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल बॉन्ड को ड्रॉ करना है तो इससे जुड़ा हुआ पोजीशन को देखिए। इस कार्बन एटम से कौन सा कार्बन एटम जुड़ा है, तो इस कार्बन एटम से ये कार्बन एटम भी जुड़ा है, ये कार्बन एटम भी जुड़ा है। अब ये दोनों कार्बन एटम पे बॉन्ड देखिए, बॉन्ड किस डायरेक्शन में लाई हो रहा है। इस कार्बन एटम और इस कार्बन से जुड़ा है ये लाइन, इस कार्बन एटम से जुड़ा है ये लाइन, लेकिन ये लाइन जहां पे खत्म हुआ है वहां से बॉन्ड कैसे चालू हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पोजीशन पे इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम को पकड़ेंगे। तो हमको इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, तो इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम को पकड़े, तो इस कार्बन एटम को स्टार्ट करके पकड़ लिए, इस कार्बन एटम को पकड़े क्योंकि ये कार्बन एटम भी इससे जस्ट जुड़ा हुआ है, तो जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम को पकड़ना है और उसको स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से बॉन्ड, अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से चले थे, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ से आगे चलना है, यहाँ से पीछे नहीं चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे चले। अब जब यहाँ से आगे चल रहे हैं तब बॉन्ड का डायरेक्शन देखिए, यहाँ से जब हम लोग आगे चले तो बॉन्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से जब आगे चले तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से आगे चलने पे बॉन्ड जो भी डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन का पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। मतलब ये कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे पहुंचे तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था। बॉन्ड का डायरेक्शन कैसा है, बॉन्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। यहाँ पे बॉन्ड का डायरेक्शन कैसा है, बॉन्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। माने यहाँ पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनेगा उसका भी डायरेक्शन इसी लाइन के पैरेलल होगा। माने यहाँ का इक्वेटोरियल बॉन्ड, यहाँ के इक्वेटोरियल बॉन्ड कुछ इस तरह का हो जाएगा। हम लोग क्यों बॉन्ड को इस तरह से ड्रॉ कर दिए हैं, ध्यान दीजिए। हमने कहा था इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ इस कार्बन एटम को पकड़िए, इस कार्बन एटम से जो भी कार्बन एटम जुड़ा है उस कार्बन एटम को पकड़े। अब वहां से आगे चलिए और बॉन्ड को देखिए, यहां से आगे चले बॉन्ड को देखिए, तो बॉन्ड हमको इस डायरेक्शन में दिखते हुए चला, बॉन्ड हमको इस डायरेक्शन में चलते हुए चला। बॉन्ड जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन का पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी लाइन इसके पैरेलल है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते तब ये इसको पैरेलल नहीं बोलते, लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते तो भी इसको पैरेलल नहीं बोलते। यहाँ पे पैरेलल यही लाइन बनेगा जो इसके पैरेलल होगा। तो रूल यही है, उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम को पकड़िए और फिर आगे चलिए बॉन्ड के और देखिए लाइन किस डायरेक्शन में है। जो भी डायरेक्शन में बॉन्ड होगा उसका पैरेलल उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है। जैसे अब हम मान लीजिए हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इस कार्बन एटम से कौन सा कार्बन एटम जुड़ा है, तो स्टार को यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कौन सा कार्बन एटम जुड़ा है, तो इस देखिए जिस पोजीशन पे भी दिखाना है, जिस पोजीशन पर भी ड्रॉ करना है इक्वेटोरियल बॉन्ड को, उस पोजीशन से कार्बन एटम को पकड़िए कि उस पोजीशन से कौन सा कार्बन एटम जुड़ा है। तो इस पोजीशन से ये कार्बन एटम जुड़ा है और इस पोजीशन से ये कार्बन एटम जुड़ा है। दोनों कार्बन एटम को स्टार्ट कीजिए। इस पोजीशन से ये कार्बन एटम जुड़ा है, इस पोजीशन से ये कार्बन एटम जुड़ा है, तो इस कार्बन एटम को भी स्टार्ट कर लिए, इस कार्बन एटम को भी स्टार्ट कर लीजिए। अब जब स्टार्ट कर लिए हैं तो स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़िए। आगे किधर बढ़े, जिस डायरेक्शन से चले हम लोग, इधर से इधर गए थे, इधर से इधर गए थे, इधर से इधर गए तो आगे चलना है। आगे चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे गए, आगे कैसे चलेंगे, आगे चलेंगे तो इधर चले जाएंगे, माने ये बॉन्ड इधर जा रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से इधर गए, आगे जब चलेंगे यहाँ से तो आगे चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो जब आगे यहाँ से इधर चले तो बॉन्ड किधर दिखा, बॉन्ड इधर जाते हुए दिखा, बॉन्ड इधर जाते हुए दिखा। हमको ये नहीं देखना है बॉन्ड किधर जा रहा है, हमको बॉन्ड का अलाइनमेंट देखना है कि बॉन्ड कौन से एक्सिस के पैरेलल है।
तो बॉन्ड इस एक्सिस में बन रहा है। दोनों जगह पे आपको बॉन्ड सेम पैरेलल ही नजर आएगा, यहां पर भी पैरेलल, यहां पर भी जैसे दिखेगा यहां भी वैसे ही दिखेगा। खुद देखिए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे का 100% पैरेलल है, माने यहां पर जो हम लोगों का इक्वेटोरियल बनेगा, इसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन के पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ऐसे कैसे ड्रॉ हो गया? देखिए ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, 100% ये लाइन इसके पैरेलल है। कैसे? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखिए एकदम पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला भी इसके पैरेलल है। तो हम लोग ये पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन ये हो गया, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे ड्रॉ करना है, तो इस पोजीशन से जुड़ा है ये कार्बन एटम, इस पोजीशन से जुड़ा है ये कार्बन एटम। सीखने के लिए दो कार्बन एटम को पकड़ रहे थे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बस किसी एक कार्बन एटम से काम चलाएंगे। तो इस कार्बन एटम से जुड़ा है ये पोजीशन पे बॉन्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो बॉन्ड जुड़ेगा वो इस तरह से होगा। तो उस तरह से कैसे होगा देख लीजिए। तो ये यहाँ का बॉन्ड इस लाइन के पैरेलल होना है, ये लाइन के पैरेलल होना है, माने ये बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ की इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरह से बनता है। तो ये हमको याद नहीं करना है। रूल क्या है? इस कार्बन एटम पे बना रहे हैं, तो इस कार्बन एटम से जुड़ा है ये बॉन्ड से बॉन्ड, ये कार्बन एटम जुड़ा है इस कार्बन एटम से, इस कार्बन एटम से बॉन्ड आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? तो इस कार्बन एटम से बॉन्ड आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्योंकि इस कार्बन एटम से बॉन्ड आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसी बॉन्ड को पकड़िए, इस बॉन्ड के पैरेलल यहाँ पे बॉन्ड बना देना है। तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के पैरेलल बना दिए, तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये बॉन्ड एक दूसरे के 100% पैरेलल है। उसी तरह जब सबको हम लोग सेम रूल से फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इक्वेटोरियल इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल इस तरह से बन जाएगा। तो बस इक्वेटोरियल सीखना, बस एक दो प्रैक्टिस करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। रीजन एक ही है कि किसी भी एक कार्बन एटम को पकड़िए, उस कार्बन एटम से जो भी कार्बन एटम जुड़ा है उस कार्बन एटम को पकड़िए, वहां से आगे जाइए, फिर बॉन्ड को देखिए कि बॉन्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। बॉन्ड जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन का पैरेलल बॉन्ड वहां पे ड्रॉ कर देना है। जैसे इसको पकड़े, यहां से बॉन्ड दिखा, इस कार्बन एटम से जुड़ा है ये कार्बन एटम, यहाँ पे बॉन्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में पैरेलल, तो इसी पैरेलल डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ कर लिए। जैसे इसको पकड़े तो यहाँ से दिखा ये बॉन्ड, ये इससे जुड़ा है ये कार्बन एटम, यहाँ से आगे बॉन्ड दिखा इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो इसी तरह से पैरेलल करके हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन ड्रॉ करते हैं और हम लोग एक्सियल पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग को एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, बस ये हम लोग को एक बार देख लेना था। क्वेश्चंस में हम लोगों को स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन काम करना पड़ता है, तो बेसिक है, बस आपको ज़्यादा बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं दिया जाता है कि आप इक्वेटोरियल इक्वेशियल एक्सियल बॉन्ड बनाइए। क्वेश्चन में हम लोग को स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाने से पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है और दोनों मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर 1,3 डाइथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। फिर बनाना है 1,2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन और सब का सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमको बना लेना है। देखिए सबसे पहले बनाना है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो ये मान लेंगे ए, ये इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो सबसे पहले बनाना है ए। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरह से ड्रॉ कर लिए। बोला है 1,2 डाइमिथाइल, मैंने इसको अगर नंबर 1 डाल देते हैं, नंबर 1 किसी को डाल सकते थे, इसको भी डाल सकते थे, सब कार्बन इक्विवेलेंट है, किसी को भी नंबर 1 डाल दिए। तो इसको नंबर 1 डाल दिए है, तो इसलिए हो जाएगा अपने यहाँ नंबर 2। नंबर 2 ये भी हो सकता था क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ 2, तो ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, तो किसी को भी 2 कर लिए हैं। 1,2 डाइमिथाइल मैंने 1 पे भी मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, लेकिन दोनों मिथाइल को कहाँ पे डालना है? एक्सियल पोजीशन पे डालना है। एक्सियल पोजीशन यहाँ पे कैसा होगा? एक्सिस की तरफ होगा। ये बॉन्ड किधर की तरफ है? ये बॉन्ड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे एक्सियल इधर होगा। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सियल ऊपर होगा। जैसे हम लोग एक्सियल बॉन्ड बनाए थे तो उसका जो रूल फॉलो किए थे वही रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये बॉन्ड नीचे की तरफ है तो एक्सियल बनेगा नीचे, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है एक्सियल बन गए ऊपर। यहाँ पे जोड़ देना है मिथाइल ग्रुप को, यहाँ पे जोड़ देना है मिथाइल ग्रुप को। तो ये हमारा बन गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
मान लीजिए हमको बनाना है बी को, बी में बोला है 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लिए, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों का बन गया है। अब हम लोग देख लेंगे 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए 1,3 डाई इथाइल, तो किसी को नंबर पकड़ लीजिए, ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 1, तो ये हो जाएगा अपने आप नंबर 2, और ये इसको मान लीजिए नंबर 3। तो 1 पोजीशन पर भी इथाइल को डालना है, 3 पोजीशन पर भी इथाइल को डालना है। 1 पोजीशन पर इथाइल को डाल दीजिए, तो इथाइल हम लोग, लेकिन दोनों पोजीशन कहाँ पे डालना है, दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है। 1 पोजीशन का इक्वेटोरियल पोजीशन कैसा होता है, तो 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ कार्बन एटम ये, और यहाँ से बॉन्ड दिखा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ का भी बॉन्ड होना चाहिए इस डायरेक्शन में। या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से खुद समझ सकते हैं ऐसा हो या ऐसा हो, बात बराबर है। तो हम लोग इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से नीचे ड्रॉ किया जाता है। इसलिए हम लोग का जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, उस इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक बार देख लेंगे उसको प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे, किधर ड्रॉ करना था, सबको इस बॉन्ड के पैरेलल ड्रॉ करना था, या फिर इस बॉन्ड के पैरेलल ड्रॉ करना था। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन एटम से बॉन्ड जुड़ा है उसका एडजेसेंट बॉन्ड को पकड़िए। ये कार्बन एटम, इसका एडजेसेंट बॉन्ड, ये कार्बन एटम से जुड़ा है ये बॉन्ड, ये तो इसका अपना बॉन्ड हो गया, ये भी इसका अपना बॉन्ड हो गया। इसके बाद वाला बॉन्ड, तो इसके बाद वाला बॉन्ड ये बॉन्ड, इसके बाद वाला बॉन्ड ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड के पैरेलल ये लाइन, ये बॉन्ड के पैरेलल ये लाइन। तो 1 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप को जोड़ देना है, तो यहाँ पे ईटी को जोड़ दिए, ईटी बने इथाइल ग्रुप। और 3rd पोजीशन पे जोड़ना है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे बनेगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन ड्रॉ करना है, तो इससे एडजेसेंट बॉन्ड को पकड़िए। तो यहाँ का बॉन्ड है ये वाला, इसका अपना बॉन्ड, ये वाला इसका अपना बॉन्ड, ये वाला इसका बॉन्ड, ये वाला इसका अपना बॉन्ड, ये वाला इसका अपना बॉन्ड, लेकिन इसका एडजेसेंट बॉन्ड कौन सा, इसका एडजेसेंट बॉन्ड, ये वाला एडजेसेंट बॉन्ड, ये वाला एडजेसेंट बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बनाने का एक शॉर्टकट और ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए 3rd पोजीशन पे इक्वेटोरियल बनाना है, तो सबसे पहले उसका अपना बॉन्ड नोटिफाई कीजिए, एडजेसेंट बॉन्ड नोटिफाई कीजिए। 3rd पोजीशन से जो भी बॉन्ड जुड़ा है वो है उसका अपना बॉन्ड। तो 3rd पोजीशन से ये बॉन्ड जुड़ा है, तो ये हो गया अपना बॉन्ड, ए से डिनोट कर रहे हैं। 3rd पोजीशन से ये बॉन्ड जुड़ा है, तो ये हो गया इसका अपना बॉन्ड, तो ए से डिनोट हो गया। तो ये दोनों बॉन्ड अपना बॉन्ड हो गया। अपना बॉन्ड से काम नहीं है, अपना बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड उससे काम है। तो अपना बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड, तो इस बॉन्ड से हमको काम है। अपना बॉन्ड के बाद वाला ये बॉन्ड, इस बॉन्ड से काम है। अब ये बॉन्ड के पैरेलल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो मैंने ये बॉन्ड के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये बॉन्ड के पैरेलल, ये बॉन्ड के पैरेलल एक ऐसा लाइन भी ड्रॉ हो सकता है, देखिए ये इसके पैरेलल हो गया, ये भी इसके पैरेलल हो गया, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड जनरली ऐसा ड्रॉ किया जाता है, तो हम लोग इसको नहीं मान लेंगे, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लें, क्योंकि देखिए ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये रूल को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी इथाइल को जोड़ देना है, तो इथाइल को इस तरह से भी जोड़ सकते थे, इथाइल को हम लोग डायरेक्ट CH2CH3 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ET जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए फिर से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम लोग का बन गया है। अब ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 6 सब पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ देना है। कहाँ को, सबको इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ना है। तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ के इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ के इक्वेटोरियल पोजीशन ड्रॉ करने का रूल क्या है, इसका अपना बॉन्ड पकड़िए। इस पोजीशन का अपना बॉन्ड कैसे पकड़ेंगे, इस पोजीशन से जो बॉन्ड जुड़ा है वो उसका अपना बॉन्ड, इस पोजीशन से जुड़ा है ये बॉन्ड, इस पोजीशन से जुड़ा है ये बॉन्ड, तो ये हो गया अपना बॉन्ड, ये हो गया अपना बॉन्ड। अपना बॉन्ड से काम नहीं है, अपना बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड से काम है। तो अपना बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड ये बॉन्ड, अपना बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड ये बॉन्ड, ये बॉन्ड के पैरेलल होना चाहिए। तो ये लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, ये लाइन तो जिस तरह से ड्रॉ होना चाहिए, तो ये लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका पैरेलल ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल बना है, ये वाला लाइन के पैरेलल है। कैसे पैरेलल है समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइन को एक्सटेंड कीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको पीछे से भी एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी आगे एक्सटेंड कीजिए, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए ये वाला लाइन जो हम लोग का डॉट स्ट्रक्चर बना है, और इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बना है, ये डॉट स्ट्रक्चर एकदम एक दूसरे का पैरेलल है। तब समझ में आ रहा है पैरेलल लाइन कैसे हुआ। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक्सटेंड कर लीजिए दोनों लाइन को, इसको भी आगे एक्सटेंड कर लिए, पीछे एक्सटेंड कर लिए, तब दिख रहा है ये वाला लाइन एक दूसरे का पैरेलल। तो इसका यहाँ पे बॉन्ड इस तरह बनेगा। यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है तो अपना बॉन्ड सिलेक्ट कीजिए, ये हो गया अपना बॉन्ड, ये हो गया अपना बॉन्ड, इसका एडजेसेंट इसके बाद वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो ये हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दी। यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्रॉ करना है तो इसके एडजेसेंट ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली। इस तरह से अब जितना इक्वेटोरियल बॉन्ड है तो हम यहाँ की इक्वेटोरियल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। सब बॉन्ड पे क्लोरीन को जोड़ देना है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दी, क्लोरीन जोड़ दी और क्लोरीन जोड़ दी। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का
हेक्साक्लोरो डेरिवेटिव। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जाए, जनरली ये वाला टॉपिक जनरली नीट में नहीं पूछा जाता है, ये टॉपिक एडवांस्ड के लिए है। मेंस में भी, मेंस के लिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट पर, लेकिन नीट के लिए ये क्वेश्चन नीट में अभी तक आया नहीं है, तो ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। देखिए हमको बनाना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 1,3,5 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बनाना है हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 1,3,5 ट्राइसाइक्लोहेक्सेन। तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को इस तरह से जोड़ दिए हैं, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का रिंग बन गया है। अब साइक्लोहेक्सेन के रिंग को इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब जब रिंग को जोड़ दिए हैं तो बस 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ देना है। तो 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ देंगे हम लोग। 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ देंगे। अब देखिए किसी को भी 1 पोजीशन मान लीजिए, तो इसको मान ली है 1st पोजीशन, इसको मान ली 2nd पोजीशन, इसको 3rd पोजीशन, इसको 4th पोजीशन, इसको 5th पोजीशन। 1st पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ना है, 3rd पोजीशन पे जोड़ना है, 5th पोजीशन पे जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है? इस प्रकार से जोड़ना है ताकि जो कॉन्फर्मेशन बने वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बने। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1 पोजीशन पे तो 2 कॉन्फ़िगरेशन आता है, 1 पोजीशन पे 2 कॉन्फ़िगरेशन आता है। एक एक्सियल भी बना सकते हैं क्लोरीन को, दूसरा क्लोरीन को इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। लेकिन क्लोरीन को कैसे बनाएं? कैसे क्लोरीन को बनाया जाए? क्लोरीन को एक्सियल पे पुट किया जाए या फिर इक्वेटोरियल पे? इस प्रकार से बनाना होगा जिस प्रकार से क्लोरीन का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बने। तो स्टेबल हमको पता है एक्सियल पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसका माने हमको बनाना है सब क्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है, क्योंकि हमको मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो मोस्ट स्टेबल तभी बनेगा जब क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आएगा, क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल। चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल, तो हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन को डाल देना है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन ऐसे बन गया। 3rd पोजीशन का इक्वेटोरियल पोजीशन, 3rd पोजीशन का इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। 5th पोजीशन का इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख लीजिए इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन को डाल देंगे, यहाँ भी क्लोरीन डाल देंगे, यहाँ भी क्लोरीन डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया 1,3,5 ट्राइसाइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बस रूल यहाँ पे यही था, चूँकि स्टेबिलिटी बनाना था तो सबको हमको इक्वेटोरियल पोजीशन में पुट करना होगा। अब मान लीजिए हमको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं हमारे पास। जब भी ऐसा क्वेश्चन उठाया जाए जिसमें हमको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम लोग का स्ट्रेटेजी होगा कि पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन को कंपेयर करें और इक्विटोरियल पोजीशन को निकालें, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ हमको एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन से काम करना रहता है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल, इक्विटोरियल पोजीशन स्टेबल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल? तो ये कौन सा पोजीशन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, यहाँ भी मिथाइल जुड़ा है, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। लेकिन मिथाइल जो जुड़ा है सेम पोजीशन पे नहीं जुड़ा है। यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है एक्सियल पोजीशन पे। तो इस सिस्टम में एक इक्वेटोरियल पोजीशन मिला, एक एक्सियल पोजीशन मिला। इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन। यहाँ पे एक एक्सियल मिला है, यहाँ भी एक एक्सियल मिला। तो यहाँ पे दो एक्सियल माने दो अनस्टेबल पोजीशन। यहाँ पे एक एक्सियल, एक अनस्टेबल पोजीशन। तो एक अनस्टेबल पोजीशन, दो अनस्टेबल पोजीशन। तो ये ज़्यादा अनस्टेबल, ये ज़्यादा अनस्टेबल, तो इसका स्टेबिलिटी कम, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे इथाइल जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है। इथाइल जुड़ा है, इथाइल को देखिए, इथाइल किस प्रकार से जुड़ा है?
इथाइल, यहाँ भी इथाइल जुड़ा है, यहाँ भी इथाइल जुड़ा है, लेकिन यहाँ का इथाइल एक्सियल पोजीशन पे नहीं जुड़ा है। क्यों? अगर एक्सियल पोजीशन पे जुड़ा होता तो सीधा सीधी जुड़ा होता, जैसे यहाँ पे सीधे जुड़ा हुआ है, तो सीधे जुड़ा होता है तभी एक्सियल पोजीशन होता है, लेकिन टेढ़ा जुड़ा होता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मिथाइल सीधा जुड़ा है तो ये एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे इथाइल सीधा जुड़ा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन, मिथाइल टेढ़ा से जुड़ा हुआ है तो इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखिए, हमको एक एक्सियल पोजीशन मिला रहा है तो स्टेबल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन मिल रहा है तो अनस्टेबल पोजीशन। यहाँ भी एक एक्सियल पोजीशन तो स्टेबल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन तो अनस्टेबल पोजीशन। तो इस मॉलिक्यूल में हमको एक स्टेबल पोजीशन भी दिखा है, अनस्टेबल भी दिख रहा है। तो स्टेबल भी दिख रहा है, अनस्टेबल भी दिख रहा है, तो कंपेयर कैसे करें? यहाँ भी स्टेबल अनस्टेबल, यहाँ भी स्टेबल अनस्टेबल। तब जब एक स्टेबल अनस्टेबल जब ऐसा पोजीशन मिलता है, तब हमको देखना पड़ता है बल्कि ग्रुप के साथ काम करेंगे। चूंकि यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल में बल्कि ग्रुप है इथाइल, तो इथाइल का पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इथाइल स्टेबल पोजीशन पे होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल, लेकिन वहीं पे इथाइल अगर अनस्टेबल पोजीशन पर, तब इथाइल लेस स्टेबल। तो यहाँ पे इथाइल एक्सियल पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पे इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इथाइल का ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। देखने में लगता है ये भी एक्सियल, ये भी इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों का स्टेबिलिटी बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जब ऐसा केस आता है एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, माने जब दोनों बराबर होता है, इक्वेटोरियल मैंने स्टेबल, एक्सियल मैंने अनस्टेबल, एक्सियल मैंने अनस्टेबल, इक्वेटोरियल मैंने स्टेबल, एक स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल स्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल बराबर, तब बल्कि ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे बल्कि ग्रुप स्टेबल पोजीशन पे, बल्कि ग्रुप अनस्टेबल पोजीशन, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पे एक इथाइल जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, एक मिथाइल जुड़ा है, ये मिथाइल जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है। यहाँ पे इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे इथाइल एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इथाइल एक्सियल पोजीशन पे, मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे तीनों ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तीनों ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो तीनों ग्रुप का स्टेबिलिटी, तीनों ग्रुप जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो तीनों ग्रुप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे दो एक्सियल पोजीशन पर है, एक मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे, एक इथाइल एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे होते ही स्टेबिलिटी घट जाता है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा इस कंपाउंड से। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग सिस और ट्रांस के साथ काम करेंगे। कब कोई कॉन्फ़िगरेशन सिस होता है और कब कोई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होता है, तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन दिया है, और साइक्लोहेक्सेन में एक ग्रुप जुड़ा है मिथाइल जो CH3 जो बोर्ड के ऊपर में है, और दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप भी मिथाइल है जो बोर्ड के नीचे में है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल बोर्ड के ऊपर में है और दूसरा मिथाइल बोर्ड के नीचे में है। तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, दो sp3 सेंटर, दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट। यहाँ पे मिथाइल बोर्ड के ऊपर में तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे में, यहाँ पे मिथाइल बोर्ड के नीचे में तो हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप है, दोनों sp3 सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? क्योंकि एक ग्रुप ऊपर दूसरा ग्रुप नीचे, सेम आइडेंटिकल ग्रुप, सेम ग्रुप, मिथाइल ऊपर, सेम मिथाइल ग्रुप नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, तो वो ग्रुप हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब अगर ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में कैसे शो करेंगे? तो चेयर फॉर्म में शो करने से पहले चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म में कैसे शो करेंगे? तो चेयर फॉर्म में हमको रूल याद रखना है कि एडजेसेंट इक्वेटोरियल पोजीशन, एडजेसेंट इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, एडजेसेंट इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन होता है ऑलवेज ट्रांस। माने अगर दोनों ग्रुप को एक के बाद एक, माने 1,2 पोजीशन, यहाँ पे एक मिथाइल फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल सेकंड पोजीशन पे, तो इसको फर्स्ट पोजीशन मान ली, इसको सेकंड पोजीशन मान ली। अगर यहाँ भी मिथाइल को इक्वेटोरियल एक्सियल ड्रॉ किए हैं और यहाँ भी मिथाइल को एक्सियल ड्रॉ किए हैं, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो देखिए एक के बाद एक, यहाँ पे पहला तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा। तो जब एक के बाद एक होता है, माने फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन का सीधा मतलब ये है, अगर एक ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है तो दूसरा ग्रुप जस्ट नेक्स्ट कार्बन से जुड़ाएगा। तो एक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो दूसरा ग्रुप जस्ट नेक्स्ट दूसरा कार्बन से जुड़ा है, तो इन दोनों पोजीशन को एडजेसेंट पोजीशन बोलते हैं। एडजेसेंट माने एक के बाद एक। तो जब दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर सेम पोजीशन पे लाई करता है, माने ये भी एक्सियल तो ये भी एक्सियल,
तब होता है ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। लेकिन मान लीजिए एक हो जाता है इक्वेटोरियल और दूसरा हो जाता है इक्वेटोरियल, तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो भी ये यहाँ पे CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यह भी इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे CH3 एक्सियल, यहाँ पे एक्सियल। तो देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। तो यहाँ से हमको रूल में ये याद रखना है, अगर दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है और दोनों ग्रुप सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का मीनिंग, अगर एक मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे तो दूसरा मिथाइल भी एक्सियल पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि एक मिथाइल एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल, एक मिथाइल एक्सियल तो उससे जस्ट जुड़ा हुआ मिथाइल भी एक्सियल, तब दोनों मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे। तो वही बोला गया है, जब एडजेसेंट ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो या फिर एडजेसेंट ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो तो वो हो जाता है ट्रांस। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट ग्रुप CH3 जस्ट एक के बाद एक जुड़ा है तो एडजेसेंट हो गया। अब एडजेसेंट ग्रुप ये भी CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़ा है, ये भी CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जब दोनों CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो जब दोनों CH3 एक्सियल पोजीशन पे तो भी ट्रांस और दोनों CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो भी ट्रांस। लेकिन एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल तब हो जाएगा सिस। लेकिन ये वाला रूल कब वैलिड होता है? ये रूल तब वैलिड होता है जब एक के बाद दूसरा कार्बन जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ा है, माने एक कार्बन यहाँ पे तो दूसरा कार्बन यहाँ पे। लेकिन एक कार्बन को यहाँ पे, मान लीजिए मिथाइल को एक मिथाइल को यहाँ पे जोड़ दिए और दूसरा मिथाइल को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तब ये गलत हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक्सियल ट्रांस, तब गलत हो जाएगा। ये वाला रूल तभी वैलिड है जब एक मिथाइल यहाँ पे और दूसरा मिथाइल या तो यहाँ पर या तो यहाँ पे, क्योंकि दूसरा मिथाइल एडजेसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एडजेसेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट नहीं होगा तो उसके लिए रूल डिफरेंट है, लेकिन जब एडजेसेंट होगा तभी ये रूल वैलिड है कि एडजेसेंट एक्सियल पोजीशन तो भी ट्रांस, एडजेसेंट इक्वेटोरियल पोजीशन तो भी ट्रांस। लेकिन जब एडजेसेंट नहीं होगा तब हमको बस पोजीशन को लिख देना है। पोजीशन को लिख देंगे और पोजीशन को लिखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि वो ट्रांस है या फिर वो सिस है। जैसे मान लीजिए जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको पता करने के लिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है या सिस है, तो यहाँ पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप, दूसरा ग्रुप भी मिथाइल ग्रुप। क्या दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है? क्या दोनों ग्रुप 1-2 पोजीशन पर है? अगर दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे होता और तब दोनों ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होता तब वो ट्रांस हो जाता। अगर दोनों ग्रुप 1-2 पोजीशन पे होता माने एडजेसेंट होता और तब दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होते हुए अगर दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी होता तभी ट्रांस हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है। लेकिन जब दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होगा तब हमको रूल याद रखना है कि बस नंबरिंग कीजिए। किसका नंबरिंग करना है? दोनों मिथाइल ग्रुप का नंबरिंग कीजिए। ये मिथाइल ग्रुप कौन सा पोजीशन पे? ये मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन तो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमको 1 पोजीशन पे एक मिथाइल मिला जो पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 1E। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, क्या ये स्लैंटिंग लाइन है? ये स्लैंटिंग लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हो जाता है ऑलवेज एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे एक मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो उसका नंबरिंग कर लिए 1E। तीसरा मिथाइल है जो एक्सियल पोजीशन पे है तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 3A। अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, एक हो गया 1E, दूसरा हो गया 3A। अब हमको माइनस करना है। माइनस क्या करेंगे? बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस कीजिए। 3 - 2, 3 - 1 करना है। बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो 3 - 1, 3 - 1 किया, हमको मिल गया 2। अब हमको देखना है, पहले तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखेंगे क्या दोनों पोजीशन इक्वेटोरियल है या फिर दोनों पोजीशन एक्सियल है। अगर दोनों पोजीशन बराबर होगा, इसका मीनिंग ये है अगर यहाँ भी इक्वेटोरियल यहाँ भी इक्वेटोरियल,
तब उसका रूल डिफरेंट है। यहाँ भी एक्सियल, यहाँ भी एक्सियल, तो रूल डिफरेंट है। लेकिन एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, तब +1 करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट में +1 करेंगे, तब करेंगे जब एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल। लेकिन जब दोनों इक्वेटोरियल या फिर दोनों एक्सियल, तब कोई भी प्लस नहीं किया जाता है, सीधा माइनस करके हम लोग बात करेंगे। तो माइनस किए, 3 - 1 किए 2, एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, तो अपोजिट है, अपोजिट होने पे +1 करना पड़ेगा। तो हम लोग +1 कर लिए, तो 2 + 1 निकल के आ गया 3। अब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, क्या ये फाइनल रिजल्ट ऑड नंबर है या इवन नंबर? अगर फाइनल रिजल्ट ऑड नंबर है, अगर फाइनल रिजल्ट ऑड नंबर है तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांस। लेकिन वहीं पे फाइनल रिजल्ट अगर इवन नंबर है तो हम लोग का हो जाएगा सिस। तो ये रूल हमको याद में रखना है। अगर फाइनल रिजल्ट ऑड नंबर होता है तो होता है ट्रांस। तो यहाँ पे 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे ये है ट्रांस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल किस पोजीशन पर है? मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। यहाँ पे मिथाइल है, ये भी मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो नंबरिंग क्या कर लेंगे? फर्स्ट पोजीशन का मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो 1E, थर्ड पोजीशन का मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो 3E। माइनस कीजिए, 3 - 1 2। क्या दोनों इक्वेटोरियल या क्या दोनों अपोजिट है? एक इक्वेटोरियल तो दूसरा एक्सियल, एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल, ऐसा है? ऐसा नहीं है, दोनों इक्वेटोरियल है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होता है तो +0 करते हैं, कुछ भी प्लस नहीं करते। लेकिन जब एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, तब +1 करना है। लेकिन यहाँ पे +0 करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल है, दोनों एक्सियल भी होगा तभी +0। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया 2। 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर तो इवन नंबर तो सिस, तो ये हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए, एक मिथाइल है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल भी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल तो इसको कर दिए 1E, थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल तो कर दिए 3E। 3 - 1 2, दोनों इक्वेटोरियल तो +1, कुछ भी +1 नहीं होगा। +1 तभी होता है जब एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल। यहाँ पे दोनों इक्वेटोरियल है तो कुछ +1 नहीं होगा, तो सीधा हो जाएगा 2, और 2 एक इवन नंबर है, तो ये भी हो गया है सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हमको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है, इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया है हम लोगों को, और जिसको हम देख लेंगे। अब हमको एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में हमको 2 साइक्लोहेक्सेन का रिंग दिया गया है और दोनों साइक्लोहेक्सेन के रिंग को जोड़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को देख के बस जो रूल हम लोग सीख के आए हैं वही रूल को फॉलो करना है। इसमें नया कोई भी रूल नहीं यूज़ होगा, जस्ट पीछा वाला रूल को ही यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए, इस क्वेश्चन में करना है क्या है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया? देखिए, एक रिंग है साइक्लोहेक्साइल रिंग का, ये दूसरा रिंग है, दोनों रिंग को जोड़ दिया गया है। इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे दोनों रिंग को जोड़ दिया गया है। तो दोनों रिंग को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ देने पे रिंग कुछ ऐसा दिखेगा। जब 3 रिंग को जोड़ा जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे 2 रिंग को जोड़ा गया है। रूल क्या है? हमको बताना है सिस एट ट्रांस। रूल बस यही है। बस ग्रुप को देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल जो 5th पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल कौन सा पोजीशन पे है? मिथाइल स्लैंटिंग लाइन में है। स्लैंटिंग लाइन में ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ भी इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन माने एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन। तो नंबर क्या कर देंगे? फर्स्ट पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन तो 1A, 5th पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन तो 5E। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको नंबरिंग नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग IUPAC के हिसाब से जो नंबरिंग याद रूल फॉलो करते हैं वही रूल को फॉलो करेंगे। इधर से 1 चालू कर देंगे, या फिर यहाँ से भी 1 चालू कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो जाता है। या फिर 1 से यहाँ इधर से चालू करें तो यहाँ पे हो जाएगा। तो नंबरिंग IUPAC का फॉलो करना है, और नंबरिंग करने के बाद एक मिला 1A, दूसरा मिला 5E, तो 5 - 1 हो गया 4। एक है एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, तो एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल तो +1, तो +1 कर दिए तो मिल गया 5। 5 ऑड नंबर है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, ये भी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे मिथाइल, ये भी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो नंबरिंग आ जाएगा 1E 6E, तो 6 - 1 कीजिए, 1A 6E, 1E 6E। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, 1A 5E था, यहाँ पे 1E 6E है। 1 पोजीशन पर भी इक्वेटोरियल, 6 पोजीशन पर भी इक्वेटोरियल, तो 1 - 6 5, लेकिन दोनों इक्वेटोरियल है तो कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो 5 एक ऑड नंबर है, तो ये भी हो जाएगा ट्रांस। तो इस तरह से सिस ट्रांस का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे।
देखिए हमको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, एक मिथाइल बोर्ड के ऊपर, दूसरा मिथाइल बोर्ड के नीचे, तीसरा ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये ग्रुप CH3 और CH3 यही ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के बराबर है, इसी को हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ा गया है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। अब इसको हमको, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर नहीं बल्कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। अब इसको हमको जो हम लोग बोट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस स्ट्रक्चर में बनाना है। तो बनाने का रूल बस यही है, बस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम लोग इस तरह से रिंग बना लेंगे, तो रिंग को बना लिए इस तरह से। अब उसके बाद ये भी कर लिए हम लोग। अब पहला कार्बन को पकड़िए, हमको इस सिस्टम में 3 ग्रुप दिखा, एक मिथाइल का ग्रुप, दूसरा मिथाइल का ग्रुप, तीसरा आइसोप्रोपाइल का ग्रुप। तो एक आइसोप्रोपाइल का ग्रुप, 2 मिथाइल का ग्रुप। तो पहले नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग किधर से कर लें, नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन IUPAC के हिसाब से नंबरिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल को जोड़ना है, तो इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन किसी को भी मान सकते थे, यहाँ पे नंबरिंग किया IUPAC के हिसाब से जो नोमेनक्लेचर में हम लोग सीखते हैं, तो नंबरिंग हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ दिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप को। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को कैसे जोड़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप को जो जोड़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप को जोड़ने में कोई रूल नहीं होता है। फर्स्ट ग्रुप को हमारा इच्छा, हम उसको एक्सियल पोजीशन पे जोड़ सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बना रहे हैं इसी ग्रुप को बोट फॉर्म में कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट ग्रुप को जब डालेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, फर्स्ट ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे भी डाल सकते हैं या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी डाल सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एक्सियल पोजीशन पे डाल दिए, ये हम पे डिपेंड है कि हम एक्सियल पे डालें या फिर इक्वेटोरियल पे। तो फर्स्ट ग्रुप कुछ इस तरह का ग्रुप था वाई शेप का, तो वाई शेप का डाल दिए। यही है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो ये वाला ग्रुप है। उसके सेकेंड पोजिशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, सेकेंड पोजिशन पे डला हुआ है मिथाइल ग्रुप। लेकिन अब मिथाइल ग्रुप को ध्यान दीजिए, ये मिथाइल ग्रुप बोर्ड के ऊपर में है, बोर्ड के नीचे में है, ये मिथाइल ग्रुप बोर्ड के नीचे में है। लेकिन ये ग्रुप किधर था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोर्ड के ऊपर में था। इसका माने ये कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोर्ड के ऊपर में, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप बोर्ड के नीचे में। माने आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है। माने आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप अपोजिट प्लेन में है, ये बोर्ड के ऊपर में तो ये बोर्ड के नीचे में। माने आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर बोर्ड के ऊपर में होगा तो ये मिथाइल ग्रुप को बोर्ड के नीचे में जाना पड़ेगा। माने आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये 1 पोजीशन और मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है 2 पोजीशन पे। तो 1 2 पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन ट्रांस कब होता है, एडजेसेंट पोजीशन ट्रांस तब होता है जो रूल हम लोग सीखे थे, अगर दोनों एडजेसेंट पोजीशन एक्सियल हो तो भी ट्रांस, लेकिन अगर दोनों एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल हो तो भी ट्रांस। तो इसको तो पहले से हम लोग एक्सियल बना चुके हैं, तो ट्रांस बनाने के लिए इसको भी एक्सियल होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सियल तो भी ट्रांस। लेकिन इसको अगर इक्वेटोरियल बनाते तो इसको इक्वेटोरियल बना देते, तब हो जाता ट्रांस। यहाँ पे ट्रांस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर ये बोर्ड के नीचे, तो दोनों ट्रांस हो गया। तो ट्रांस बनाने के लिए एडजेसेंट ग्रुप को एक दूसरे के सेम पोजीशन में होना पड़ता है, एक एक्सियल तो दूसरा भी एक्सियल, एक इक्वेटोरियल तो दूसरा भी इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल है, तो इस ट्रांस को होने के लिए यहाँ भी एक्सियल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सियल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे मिथाइल को जोड़ना है, तो मिथाइल को हम लोग इस तरह से CH3 को जोड़ दिए। अब ये मिथाइल देखिए, इसको एक्सियल जोड़े हैं स्ट्रेट लाइन में। अब बचा ये मिथाइल, ये मिथाइल को कैसे जोड़ेंगे। अब इस मिथाइल को काम करना है, तो इस मिथाइल को देखिए, ये मिथाइल किधर है, बोर्ड के ऊपर में है, और ये आइसोप्रोपाइल किधर है, बोर्ड के ऊपर में है। ये मिथाइल भी बोर्ड के ऊपर में, 4th पोजीशन, ये 2nd पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे जोड़ना है मिथाइल को, लेकिन मिथाइल को कहाँ पे जोड़ें, एक्सियल पोजीशन पे जोड़ें या इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ें। तो यहाँ पे मिथाइल बोर्ड के ऊपर में, आइसोप्रोपाइल भी बोर्ड के ऊपर में, माने मिथाइल आइसोप्रोपाइल सेम प्लेन में, मिथाइल आइसोप्रोपाइल सेम प्लेन में, दोनों बोर्ड के ऊपर में, दोनों बोर्ड के ऊपर में, दोनों सेम प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में, दोनों का सिस कॉन्फ़िगरेशन, माने मिथाइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप के सिस कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। माने यहाँ पे मिथाइल को एक्सियल या इक्वेटोरियल इस तरह से डालेंगे ताकि ये मिथाइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप के सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो। तो मिथाइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप के सिस कॉन्फ़िगरेशन में कब होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों केस को चेक करना है। अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे डालें तो मिथाइल ग्रुप इस तरह से बन जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप का नंबर क्या आ जाएगा, 4 एक्सियल पोजीशन, तो यहाँ पे डाल देंगे 4A। अब एक्सियल सही बनाए हैं गलत बनाए हैं ये हमको चेक करना है। तो एक एक्सियल पोजीशन ड्रॉ कर लिए तो ऐसा बन गया। अब इक्वेटोरियल पोजीशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसा बनेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन ये हुआ इसका बॉन्ड, ये हुआ इसका अपना बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट बॉन्ड, तो इसके पैरेलल बनना चाहिए, तो इसके पैरेलल बना ली। तो ये भी मिथाइल हो सकता है, या तो ये मिथाइल हो या ये मिथाइल हो। ये मिथाइल बन जाएगा तो इसका नंबर बन जाएगा 4E बन जाएगा। इसका देखिए अब हम लोग क्या रहा है, ये 4th पोजीशन पे एक ही मिथाइल है, तो हम लोग 2 मिथाइल को क्यों बना दिए, 2 मिथाइल बनाना गलत हो जाएगा, तो 2 मिथाइल नहीं बनाना है।
एक ही मिथाइल बना होगा, लेकिन वो मिथाइल या तो एक्सियल पे होगा या इक्वेटोरियल पे होगा, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ इस तरह से होगा ताकि वो मिथाइल इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का सिस पोजीशन पे हो, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये मिथाइल दोनों बोर्ड के ऊपर में, दोनों बोर्ड के ऊपर में मैंने दोनों सेम प्लेन में, दोनों सेम प्लेन तो दोनों सिस, अगर अपोजिट प्लेन में होता तो ट्रांस, दोनों सेम प्लेन में तो दोनों सिस, माने 1 और 4 को सिस पोजीशन में करना है। तो सिस पोजीशन में करने के लिए नंबरिंग का यूज करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन का ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो इसका नंबर बन जाएगा 1 पोजीशन का ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे तो इसका नंबर 1A। तो फर्स्ट पोजीशन का ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे तो नंबर 1A। अब हम लोग दोनों केस को चेक करते हैं। तो 1A को 4A के साथ कंपेयर करेंगे और 1A को 4E के साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे किसमें हमको सिस कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो 1A 4A रूल क्या है, माइनस कीजिए, 4 - 1 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1A को इस एक्सियल को एक्सियल के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं और एक्सियल को इक्वेटोरियल के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। जब एक्सियल को एक्सियल के साथ कंपेयर करेंगे तो 1A 4A कंपेयर हो जाएगा, एक्सियल को इक्वेटोरियल के साथ कंपेयर करेंगे तो 1A 4E कंपेयर हो जाएगा। तो एक्सियल को एक्सियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 4 - 1 3 कर दिए, यहाँ भी 4 - 1 3 कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सियल तो दूसरा भी एक्सियल, देखिए यहाँ पे एक एक्सियल तो दूसरा भी एक्सियल, और जब दोनों एक्सियल होता है या फिर दोनों इक्वेटोरियल होता है तो +0 करते हैं, लेकिन +1 कब करते थे, जब एक एक्सियल हो लेकिन दूसरा इक्वेटोरियल हो। यहाँ पे दोनों एक्सियल है या अगर दोनों इक्वेटोरियल भी होता तो भी हम लोग +0 करते। तो यहाँ पे +0 हो गया तो फाइनल रिजल्ट आया है 3। यहाँ पे +1 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल हो जाता है +1 तो 3 + 1 हो गया 4, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो 3 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर हो जाता है ट्रांस, 4 इवन नंबर है, इवन नंबर हो जाता है सिस। तो हमको क्या मिलना चाहिए था, हमको चाहिए था सिस। सिस किधर में आ रहा है, हमको चाहिए था सिस, क्योंकि सेम प्लेन में है। सिस किधर से आ रहा है, सिस इधर से आ रहा है। यहाँ पे सिस कैसे आया, जब 1A को 4E के साथ रखा गया, माने 1 पे एक्सियल तो फिक्स हो गया है, माने 4 में 4 पोजीशन का जो 2 पोजीशन बन रहा था, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का रिजल्ट हमको सिस दे रहा है। तो इक्वेटोरियल का रिजल्ट हमको सिस दे रहा है तो सिस चाहिए, तो सिस डालने के लिए ये इक्वेटोरियल का पोजीशन करेक्ट है और ये पोजीशन गलत है, तो इसको हम लोग इस तरह से हटा देंगे। तो करेक्ट इसको सिस होने के लिए तो ये स्ट्रक्चर का एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो इसका रूल हमको ध्यान में रखना है, जब हमको इस तरह से जब दिया जाए तो हम लोग इस तरह से उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का नाम, कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा बताइए सिस कॉन्फर्म फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या फिर ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए बस हम लोग उसको ड्रॉ करके देख लेंगे। जैसे हमको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 1,3 डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन का सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या फिर ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। सिस फॉर्म 1 पोजीशन पे होना चाहिए इथाइल और 3 पोजीशन पे होना चाहिए इथाइल, तो 1 पोजीशन पे इथाइल को ड्रॉ कर लिए और 3rd पोजीशन पे इथाइल को ड्रॉ कर लिए। तो एक इथाइल ये कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा। तो देखिए एक पोजीशन पे इथाइल को ड्रॉ कर लिए हैं, 3rd पोजीशन पे इथाइल को ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक्सियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, सीधा हमको क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 1,3 डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन का सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमको कैसे पता रहेगा सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये पता करने के लिए हम लोग सिस फॉर्म का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और ट्रांसफॉर्म का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिस फॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं और ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा सिस फॉर्म और ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ये हम लोग इतना जल्दी कैसे कर लिए, इतना जल्दी नहीं किए हैं। जब हमको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे जिसमें स्ट्रक्चर की मदद से, जैसे देखिए 1,3 डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 1,3 डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये 1 पोजीशन और 3 पोजीशन डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका सिस फॉर्म अगर बनाना है तो सिस फॉर्म ये बन जाएगा, इसका सिस फॉर्म एक बोर्ड के ऊपर में तो दूसरा भी बोर्ड के ऊपर में, तो ये बन गया सिस फॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म बनाना होता तो ये बन जाता है ट्रांसफॉर्म, एक बोर्ड के ऊपर में और दूसरा बोर्ड के नीचे में। अब हमको यहाँ से यहाँ पे आना था, ये था सिस कॉन्फ़िगरेशन और ये था ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ पे आने का तरीका, यहाँ से यहाँ पे आने का तरीका हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से सीख चुके हैं कि जब ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहे, जैसे इस प्रीवियस वाला क्वेश्चन में हम लोग टफ सवाल को किए थे, तो ये ईजी सवाल है। तो यहाँ से यहाँ पे आने का तरीका पहले चेक कर चुके हैं।
उसी को हम लोग वही रूल को फॉलो करके यहाँ पे आए हैं। वैसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस, जैसे यहाँ पे सिस लिखा हुआ है, लेकिन सिस कैसे है, तो एक इथाइल ग्रुप, दूसरा इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1, और चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1E। ये थर्ड पोजीशन पर है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसका भी नंबरिंग हो जाएगा 3E। अब यहाँ पे देखिए, ये इथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो इसका नंबर हो गया 1E, ये इथाइल एक्सियल पोजीशन पे है तो इसका नंबर हो गया 3A। 1E 3E माइनस कीजिए तो बन गया 2, एक E दूसरा भी E, तो एक E दूसरा भी E, तो +0 होगा, +0 एक इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर माने ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले से ही याद करके इसको लिख दिया है, लेकिन हमको याद नहीं करना है इसको। हम लोग तो पहले क्या करेंगे, 1,3 डाइथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखने में कैसे लगता है, देखने में ऐसा लगता है। ये कैसे हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 1 पोजीशन पे यहाँ पे 1,3 डाई इथाइल दिया गया है, तो हम लोग डाई मिथाइल को बना लिए हैं। यहाँ भी CH2CH3 रहेगा और यहाँ भी CH2CH3 रहेगा, तो इथाइल है। या तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ET ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल नहीं है बल्कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप को जोड़ दिया गया है। तो 1,2 सबसे पहले हम लोग सबसे राइट वाला स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए, 1 पोजीशन पर भी इथाइल, 3 पोजीशन पर भी इथाइल, तो 1,3 डाई इथाइल। अब जब सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दोनों बोर्ड के ऊपर में होगा, तो दोनों बोर्ड के ऊपर में हो गया। लेकिन जब ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक बोर्ड के ऊपर में, दूसरा बोर्ड के नीचे में, तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। अब ये फॉर्म से ये फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये फॉर्म से ये फॉर्म रूल के हिसाब से बनाएंगे। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि फर्स्ट पोजीशन को जो बनाना है, फर्स्ट पोजीशन को अपना मर्जी, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे इथाइल को जोड़ना है। इथाइल को एक्सियल पोजीशन पे भी जोड़ सकते हैं या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ सकते हैं, कोई भी मतलब नहीं है। हमने हमारा मन किया हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जोड़ दिए। अब जो थर्ड पोजीशन पे जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से जोड़ेंगे ताकि थर्ड पोजीशन पे ये ग्रुप इस ग्रुप के सिस आए, क्योंकि दोनों ग्रुप्स को सिस फॉर्म बनाना है। तो सिस फॉर्म आने के लिए क्या, थर्ड पोजीशन पे 2 पोजीशन बन सकता है, थर्ड पोजीशन पे एक्सियल भी बना सकते हैं, इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। तो जब थर्ड पोजीशन पे एक्सियल बनाएंगे तो अब नंबरिंग क्या बन जाएगा, 1 पोजीशन पे इक्वेटोरियल और थर्ड पोजीशन पे एक्सियल। तो थर्ड पोजीशन पे 2 पोजीशन बन सकता था, 2 प्रोबेबिलिटी के, थर्ड पोजीशन पे इक्वेटोरियल भी और थर्ड पोजीशन पे एक्सियल भी। तो इक्वेटोरियल एक्सियल में से दोनों प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। लेकिन जब एक्सियल बना देते तो क्या बनता, अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक्सियल होता तो 3 - 1 2, एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, तो +1, तो +1 हो गया 3। फाइनल रिजल्ट ऑड नंबर आया है, ऑड नंबर माने ट्रांस। तो अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे एक्सियल ग्रुप को डाल देते तब ट्रांस बन जाता, लेकिन बनाना था सिस, तो सिस बनाने के लिए थर्ड पोजीशन पे इक्वेटोरियल ग्रुप को डालते। पहला ग्रुप को कहीं भी डाल सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब दूसरा ग्रुप को डालेंगे तो दूसरा ग्रुप का दोनों प्रोबेबिलिटी बनता है। पहला प्रोबेबिलिटी भी बनाइए, दूसरा प्रोबेबिलिटी भी बनाइए, दोनों प्रोबेबिलिटी का नंबर को लिखिए। यहाँ पे पहला प्रोबेबिलिटी का नंबर लिखिए, दूसरा प्रोबेबिलिटी का नंबर लिखिए। दोनों प्रोबेबिलिटी का नंबर लिखने के बाद दोनों को कंपेयर कीजिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे हमको मिल गया सिस, यहाँ पे मिल गया ट्रांस। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है। एक इक्वेटोरियल तो स्टेबल हुआ, लेकिन दूसरा एक्सियल पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन होता है। हम लोग देखते हैं क्योंकि एक्सियल पोजीशन में पास में होता है ग्रुप, पास में होने के कारण से रिपल्सन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो एक इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो स्टेबिलिटी ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख सकते हैं।